नमस्कार प्यारे साथियों। आपके अपने YouTube चैनल बीसीसी करियर के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। कैसे हैं आप? टॉपिक है आपके फंडामेंटल राइट्स। और सबसे पहले मौलिक अधिकार, समानता के अधिकार के संदर्भ में हमने चर्चा की थी, राइट टू इक्वलिटी को लेके। और कल वाले सेशन में हमने इस मौलिक अधिकारों की लिस्ट में दूसरा मौलिक अधिकार, जिसका नाम है आपके स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम, जिसका संवैधानिक प्रावधान की बात करें तो आप सबको पता है आर्टिकल 19 से लगाकर 22 तक जिनका संवैधानिक प्रावधान है। और कल वाले सेशन में जो इस अधिकार का सबसे महत्वपूर्ण आर्टिकल है, सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल है और काफी विस्तृत यह आर्टिकल है। और इस आर्टिकल 19 के संदर्भ में, इस आर्टिकल 19 में जो विभिन्न प्रकार की स्वतंत्रताएं थी, उन सभी स्वतंत्रताओं के संदर्भ में चर्चाएं की। और इस आर्टिकल 19 के टोटल 6 क्लोज थे। और इस आर्टिकल 19 पे क्या क्या निर्बंधन है, क्या क्या आपके प्रतिबंध इस आर्टिकल 19 पे हैं, युक्त आपकी स्वतंत्रताओं पे, उनको लेकर भी हमने तुलनात्मक चर्चा जो है इस आर्टिकल के संदर्भ में कल विस्तार से की है। उम्मीद करता हूं कि आपके एक एक चीज क्लियर हुई होगी। और इस आर्टिकल 19 का हमने पूरा का पूरा 360 एनालिसिस कल वाले सेशन में किया है। इसी स्वतंत्रता के अधिकार को आगे बढ़ाते हुए इस अधिकार का ये दूसरा आर्टिकल आज का जो सेशन है, और इस आज वाले सेशन में हम चर्चा करेंगे इस स्वतंत्रता के अधिकार में जो आर्टिकल 20 है, इस 20 के संदर्भ में। और इस 20 को लेकर जो भी क्लोज हैं, जो भी प्रोविजन है, उनके संदर्भ में क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। तो इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और चर्चा करते हैं संविधान के आर्टिकल 20 के। क्या हेडिंग है? अनुच्छेद 20। अनुच्छेद 20 जिसकी क्या हेडिंग है, क्या संवैधानिक प्रावधान है अनुच्छेद 20 में? अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में, दोष सिद्धि के संबंध में, दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, दोष सिद्धि के संबंध। और इस आर्टिकल 20 की हम जब चर्चा करेंगे आगे, इनको विस्तार पूर्वक जब हम पढ़ेंगे, तो इस आर्टिकल 20 में जहां जो अपराधी हैं, जिनका अपराध जो है सिद्ध हो गया है, जिनका दोष सिद्ध हो गया है, इन अपराधियों को यहाँ पे कितने टाइप्स हैं, कितने तरीके हैं, जिन 3 तरीकों के माध्यम से इनको संरक्षण दिया जाता है, इन तीनों तरीकों के संदर्भ में भी हम इस सेशन के माध्यम से चर्चा करेंगे। इन 3 जो प्रोविजन है इस आर्टिकल 20 के 3 क्लोज है, इनकी चर्चा करने से पहले यह जो आर्टिकल है, जिस आर्टिकल 20 के संदर्भ में हम चर्चा कर रहे हैं, जिसकी हेडिंग है अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, यह आर्टिकल 20 हर एक आर्टिकल को हमने पढ़ते हुए सबसे पहले ये जानकारी हमने पढ़ी है, सबसे पहले ये सामान्य जानकारी हमने ली है कि जिस आर्टिकल 20 के संदर्भ में हम चर्चा कर रहे हैं, क्या यह आर्टिकल 20 केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है? तो आप कहेंगे भारतीय नागरिकों को तो प्राप्त है ही, लेकिन भारतीय नागरिकों के साथ साथ ये आर्टिकल जो विदेशी हैं, यानी प्रत्येक एक व्यक्ति को, चाहे वो भारतीय नागरिक हो या चाहे विदेशी या बाहरी व्यक्ति हो, इन सभी व्यक्तियों को यह जो आर्टिकल 20 है भारतीय संविधान के फंडामेंटल राइट्स में, यह आर्टिकल 20 क्या है, प्राप्त है। जैसे कल वाले सेशन में हमने चर्चा की कि आर्टिकल 19 क्या सभी व्यक्तियों को प्राप्त है? आर्टिकल 19 जो सभी व्यक्तियों को प्राप्त नहीं है, बल्कि किसको प्राप्त है? भारतीय नागरिकों को। तो आपको यह ध्यान रखना है कि आर्टिकल 20 आप जब भी पढ़े तो आपके दिमाग में ये चीज, ये फॉर्मेट, ये प्रावधान आपको सबसे पहले याद रखना है कि जिस आर्टिकल 20 के संदर्भ में हम पढ़ रहे हैं, जिस आर्टिकल 20 के संदर्भ में हम चर्चा कर रहे हैं, वो केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त नहीं है, बल्कि सभी व्यक्तियों को प्राप्त है। और सभी व्यक्तियों में भारतीय नागरिक भी शामिल है, और जो बाहरी व्यक्ति हैं, जो विदेशी व्यक्ति हैं, वो विदेशी नागरिक भी क्या है, शामिल। तो सबसे पहला
सबसे पहली जो सामान्य जानकारी इस आर्टिकल 20 को पढ़ने से पहले आपको ध्यान में। दूसरी जानकारी जो इस आर्टिकल 20 के संदर्भ में है वो इनसे भी इंपॉर्टेंट है। और दूसरी जानकारी क्या है? दूसरी जानकारी है कि हम जब भी इस देश में संविधान के भाग 18 के संदर्भ में जब हम चर्चा करते हैं, इस भाग के संदर्भ में चर्चा करते हैं, भाग 18 के संदर्भ, जो भाग 18 किसके संदर्भ में प्रावधान करता है? आपात उपबंध। और इस देश के इस आपात उपबंध वाले भाग में, इस भाग 18 में जब भी हम आपातकाल के संदर्भ में चर्चा करते हैं तो यहाँ पे सबसे पहला आपातकाल है 352, जो राष्ट्रीय आपातकाल की बात करता है। युद्ध, सशस्त्र विद्रोह या बाहरी आक्रमण के कारण जो आपातकाल राष्ट्रपति के द्वारा जिनकी उद्घोषणा की जाती है, और आपातकाल की उद्घोषणा के समय क्या आपके आर्टिकल 20 जो है वो प्रभाव में रहेगा? तो आप कहेंगे बिल्कुल रहेगा। आर्टिकल 20 और 21 दो ऐसे अनुच्छेद हैं भारत के इन मौलिक अधिकारों में, इस भाग 3 में, जिनको आपातकाल के समय भी निलंबित नहीं किया जा सकता। और इसी आर्टिकल 20 के संदर्भ में तो हम चर्चा कर रहे हैं। और आपको दूसरा प्रावधान, दूसरा बिंदु क्या याद रखना है कि यह जो आर्टिकल 20 है आपातकाल के दौरान भी क्या रहेगा? लागू। आपातकाल के समय, मोस्ट इंपोर्टेंट, आपातकाल के समय लागू। यानी राष्ट्रपति इनका निलंबन नहीं कर सकता है। राष्ट्रपति द्वारा निलंबन। यह जो आर्टिकल 20 है, मोस्ट इंपोर्टेंट आपको ध्यान रखना है, यह आर्टिकल 20 आर्टिकल 359 की परिधि से क्या है? बाहर है। आर्टिकल चाहे 358 की बात कर लूं या आर्टिकल 359 की बात कर लूं, इनकी परिधि से क्या है? बाहर है। परिधि से, मोस्ट इंपोर्टेंट आपको ध्यान रखना है। आर्टिकल 358 और 359 जो मौलिक अधिकारों के निलंबन से संबंधित है, क्या इस आर्टिकल 358 359 के तहत राष्ट्रपति जब भी मौलिक अधिकारों का निलंबन करता है तो क्या संविधान के आर्टिकल 20 का भी निलंबन होता है? आपको सीधी सी बात याद रखनी है कि आपातकाल के समय भी आर्टिकल 20 लागू रहता है। राष्ट्रपति द्वारा इस आर्टिकल 20 में इस 20 का निलंबन नहीं किया जाता है। यानी आर्टिकल 358, आर्टिकल 359 की परिधि से संविधान का आर्टिकल 20 जो स्वतंत्रता के अधिकार को हम पढ़ रहे हैं, यह आर्टिकल 20 क्या है? दोनों की परिधि से क्या है? बाहर है। ये दूसरा प्रोविजन आपको इस आर्टिकल 20 के मुख्य जो संवैधानिक 3 संरक्षण है, इनको पढ़ने से पहले आपको इन दोनों बिंदुओं के संदर्भ में आपको क्या रखना है? याद रखना। तो ये भी आपके लिए क्या है? इंपॉर्टेंट है। कल जब हम पढ़ेंगे तो अभी हमने देखो बात की कि आपात उपबंध जब भी लगता है तो राष्ट्रपति मौलिक अधिकारों का क्या कर देता है? निलंबन कर देता है। लेकिन आप जब भी पढ़ेंगे इन आपात उपबंध के संदर्भ में तो कौन कौन से आर्टिकल जो इनका निलंबन नहीं किया जा सकता, तो एक तो आज हम चर्चा कर रहे हैं आर्टिकल 20 के संदर्भ में जिसकी हेडिंग है अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। और दूसरा जो आर्टिकल है वो है 21, जो हमें जीवन जीने का अधिकार देता है, जो हमें व्यक्तिगत स्वतंत्रता प्रदान करता है। क्या ये आर्टिकल 21 क्या इमरजेंसी के दौरान, आपातकाल के दौरान आप किसी व्यक्ति के जीवन जीने के अधिकार को छीन सकते हैं? नहीं। व्यक्ति को जीवन जीने का अधिकार होगा, चाहे किसी भी कंडीशन में, चाहे सामान्य काल हो या चाहे आपातकाल। यह प्रोविजन भी संविधान के आर्टिकल 21 में, जो आपातकाल के समय इनको भी निलंबित नहीं किया जा सकता। इन 20 व 21 इन दोनों आर्टिकलों को छोड़कर आपके मौलिक अधिकार वाले भाग में वर्णित, भाग 3 में वर्णित जितने भी आपके फंडामेंटल राइट्स हैं, जितने भी आपके फंडामेंटल राइट्स से संबंधित जो प्रोविजन है, उन प्रोविजन को राष्ट्रपति क्या कर देता है? निलंबित कर देता है। ये बात आपको ध्यान रखनी। तो सिंपल सी बात है, क्लियर है कि ये दोनों प्रोविजन, चाहे 20 आपके 20 की सबसे पहली जो सामान्य बात है ये, और दूसरी ये सामान्य बात, ये दोनों आपको क्या रखनी है? याद
रखनी। तो आपको अब देखिए, जिन अपराधों के संदर्भ में हम चर्चा कर रहे हैं, जिन अपराधों को लेके हम चर्चा कर रहे हैं, उस अपराधी का दोष सिद्ध कैसे होगा, दोष सिद्धि किस प्रकार से होगी। तो आप सबको पता है कि यह जो अपराधी है, इस अपराधी की दोष सिद्धि किसके द्वारा होगी, भारतीय दंड संहिता आईपीसी के द्वारा, इंडियन पैनल कोड के द्वारा। इंडियन पैनल कोड ये निर्धारित करता है, भारतीय दंड संहिता ये निर्धारित करती है कि किस व्यक्ति, कौन सा व्यक्ति जो अपराधी है और व्यक्ति ने किस प्रकार का कृत्य किया है, किस प्रकार का कार्य किया है, और इस कार्य के लिए इनकी सजा क्या होगी, इनकी सजा की प्रकृति क्या होगी, इन सब को लेकर निर्धारण आईपीसी की जितनी भी धाराएं हैं, उन धाराओं में जो प्रावधान है उनके तहत किया जाता है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट आपको ध्यान रखना है इसके संदर्भ में भी, जो 1860 में ब्रिटिश रूल के दौरान 1816 में जो आईपीसी बनी थी, भारतीय दंड संहिता, और यह आईपीसी जो 1862 में क्या हुई थी, लागू हुई थी। आपको यह भी ध्यान रखना, आईपीसी की आप जब भी बात करें आपको ध्यान रखना है कि इस भारतीय दंड संहिता का नाम बदलकर वर्तमान में क्या कर दिया, न्याय संहिता। यानी जिस अपराध की हम बात कर रहे हैं आर्टिकल 20 में, इस अपराध का निर्धारण कौन करेगा कि यह व्यक्ति अपराधी है, इसका दोष सिद्ध हो चुका है, निर्धारण कौन करेगा, आपके आईपीसी, इंडियन पैनल कोड, भारतीय दंड संहिता, भारतीय दंड संहिता जो कब का है, भारतीय आपके दंड संहिता कब नियम बना है इस पे, 1860 में, और 1862 में ये क्या हुआ था, लागू। लेकिन वर्तमान वाली बात आपको ध्यान रखनी है, 1 जुलाई 2024 से इस भारतीय दंड संहिता का नाम बदलकर क्या कर दिया, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय न्याय। तो ये बात भी आपको क्या रखनी है, याद रखनी है। तो ऐसे करते हुए इस आर्टिकल 20 के संदर्भ में 3 सामान्य बातें हमने पढ़ी हैं। पहली बात कि आर्टिकल 20 सबके लिए है, सभी व्यक्तियों के लिए है, चाहे वह भारत का नागरिक हो या चाहे बाहरी, सबसे पहला प्रोविजन। दूसरा प्रोविजन हमने पढ़ा कि जिस आर्टिकल 20 के संदर्भ में हम चर्चा करने जा रहे हैं, इस आर्टिकल 20 को निलंबित नहीं किया जा सकता इमरजेंसी के दौरान भी राष्ट्रपति के द्वारा। यह आर्टिकल 358 359 की परिधि से क्या है, बाहर है। और तीसरा हम पढ़ रहे हैं कि जिस अपराध की आप बात करने जा रहे हैं, जिस अपराध के संदर्भ में आप आर्टिकल 20 के संदर्भ में चर्चा करने जा रहे हैं, उस अपराध का निर्धारण कौन करेगा, तो आईपीसी करेगी, इंडियन पैनल कोड। और सजा क्या होगी, सजा की प्रकृति क्या होगी, इन सब के संदर्भ में इंडियन पैनल कोड, भारतीय दंड संहिता निर्धारित करती है। और नोट वाली बात आपको याद रखनी है, इसका नाम बदलकर 1 जुलाई 2024 को क्या कर दिया, भारतीय दंड संहिता का भारतीय न्याय संहिता। अब बढ़ते हैं आगे। इस आर्टिकल 20 के संदर्भ में जो भी संवैधानिक प्रावधान है, 3 संरक्षण कौन कौन से हैं, इन तीनों संरक्षणों के अपराधियों को जो दिए जाते हैं, इन तीनों संरक्षणों को लेकर, इन तीनों प्रावधानों को लेकर एक एक करके एक एक प्रावधान को क्लियर करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो आराम से एकदम अच्छे से आपको इन तीनों प्रोविजन के संदर्भ में जो संविधान के आर्टिकल 20 के संबंध में प्रावधान करते हैं। तो संविधान का आर्टिकल 20 का जो प्रोविजन 1 है, यहां सबसे पहला कौन सा संरक्षण है अपराधियों को, उसके संदर्भ में हम चर्चा। 20(1) में जो अपराधियों को संरक्षण दिया जाता है वो किस तरीके का संरक्षण है, किस आधार पर संरक्षण दिया जाता है। तो आप जब भी पढ़ेंगे 20(1) को, तो यह जो संरक्षण है वो है कार्योत्तर विधि से, कार्योत्तर विधि से, कार्योत्तर विधि। अब कार्योत्तर विधि का क्या तात्पर्य है, सीधा शब्द आ जाए आपके सामने, कार्योत्तर विधि। और कार्योत्तर विधि का मतलब क्या है, और देखिए उदाहरण के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं इस कार्योत्तर विधि को, इस संविधान के आर्टिकल 20 के क्लोज नंबर 1 को। जैसे कोई व्यक्ति है आपके, और उस व्यक्ति ने क्या किया है, अपराध किया है, और उस व्यक्ति का जो अपराध है वो अपराध क्या हो जाता है, सिद्ध। अपराध सिद्ध होने के बाद उस व्यक्ति को हम क्या कहेंगे, अपराधी कहेंगे। यानी न्यायालय के द्वारा उस व्यक्ति के अपराध को क्या कर दिया जाता है, सिद्ध कर दिया जाता है। अब वह
व्यक्ति क्या है, अपराधी है। तो अपराधी सिद्ध हो गया, इसका मतलब उसको क्या मिलेगी, सजा मिलेगी। और जो अपराध उस व्यक्ति ने किया है, उस अपराध के लिए भारत की जो न्याय संहिता है, उस भारत की न्याय संहिता के तहत उसको कितने वर्ष की सजा हुई है, 5 वर्ष। यानी सीधी सी बात आपको ध्यान रखनी है कि एक व्यक्ति जिन्होंने अपराध किया है, जैसे आज की हम बात कर ले, आज की डेट को ले लेते हैं। आज क्या डेट है आपके, 21 नवंबर 2025। 21 नवंबर 2025 को एक व्यक्ति जिन्होंने अपराध किया और उस अपराधी को 5 वर्ष की सजा भारतीय दंड संहिता का अनुसरण करते हुए, भारतीय दंड संहिता के अकॉर्डिंग उसको 5 वर्ष की क्या दे दी जाती है, सजा। क्योंकि उनके अपराध के लिए भारतीय दंड संहिता में 5 वर्ष की सजा का ही निर्धारण किया गया। अब देखिए क्या कह रहा है कार्योत्तर विधि का सिद्धांत, क्या कहता है, कार्योत्तर विधि से किस प्रकार एक व्यक्ति, एक अपराधी को संरक्षण दिया जाता है। अब देखते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। आज 21 नवंबर, आज की हमने बात की, और आज इनको क्या मिल गई, सजा मिल गई, 5 वर्ष की इनको सजा मिल गई। अब बढ़ते हैं आगे, 1 दिसंबर 2025, दूसरी डेट क्या लेनी है आपको, दोनों तुलनात्मक दे के समझना है ताकि चीज क्लियर हो। आप 1 दिसंबर 2025 यानी 9-10 दिन बाद में एक ऐसी विधि बनाई, एक ऐसा कानून या संशोधन किया, और ऐसी विधि या कानून बनाते हुए, भारतीय दंड संहिता में संशोधन करते हुए, जो अपराध इस व्यक्ति ने किया है उस अपराध के लिए भारतीय दंड संहिता में परिवर्तन करते हुए जो सजा 5 वर्ष मिलती थी किसी अपराधी को इस अपराध के लिए, उस व्यक्ति की सजा को अब कितना कर दिया, 7 वर्ष। तो क्या 7 वर्ष कब किया, 1 दिसंबर 2025 को जो सजा 5 वर्ष थी जिस अपराध के लिए, अब उस 5 वर्ष की सजा में 2 वर्ष और ऐड कर दिए, और अब टोटल सजा इस अपराध के लिए, जो अपराध इस व्यक्ति ने किया है, ए व्यक्ति ने, इसके लिए अब सजा कितनी है, 7 वर्ष है। तो मेरे को आप ये बताइए कि क्या इस व्यक्ति को, जिनको सजा मिल चुकी है 10 दिन पहले 21 नवंबर 2025 को, क्या यह विधि या कानून या संशोधन जो भारतीय न्याय संहिता में क्या गया, भारतीय इंडियन पेनल कोड में जो ये संशोधन किया गया, क्या ये 7 वर्ष की सजा का ये भुगतान करेगा, क्या इस अपराधी को 7 वर्ष की सजा होगी, तो आप कहेंगे नहीं। मोस्ट इंपोर्टेंट आपको ध्यान रखना, इसको ये 7 वर्ष की सजा नहीं मिलेगी। यह कार्योत्तर विधि क्या कहती है, कार्योत्तर विधि से संरक्षण किस प्रकार दिया जाता है, इस कार्योत्तर विधि का तात्पर्य क्या है, इस कार्योत्तर विधि का अर्थ क्या है। अर्थ यह है कि अपराध के समय क्या कानून थे, अपराध के समय क्या नियम थे, उस नियमों के अनुसार, उस कानूनों का पालन करते हुए आप किसी व्यक्ति को क्या देंगे, सजा। बाद में आपने जो भी कानून बनाए हैं वो कानून, वो विधि उस पहले वाले अपराधियों पे, पहले वाली विधियों पे लागू नहीं होगी। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो क्या अर्थ है इस कार्योत्तर विधि का, क्या तात्पर्य है, अपराध के समय, अपराध के समय जो विधि या कानून, जो विधि या कानून उस विधि के अनुसार उस विधि के अनुसार उनको क्या दी जाएगी, सजा दी जाएगी। यह दूसरा जो प्रोविजन है, दूसरा जो ये संशोधन यहाँ पे हुआ है, जो कानून विधि बनी है, ये सारी बातें इस व्यक्ति पे लागू नहीं होगी। ये कार्योत्तर विधि से एक अपराधी को क्या दिया जाता है, संरक्षण दिया जाता है, जो 20(1) का सबसे पहला प्रोविजन है। तो इसमें कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होनी। 20(1) जिस समय व्यक्ति ने अपराध किया है, अपराध आज किया है, आज की सजा 5 वर्ष है, 10 दिन बाद में अपराधी के लिए, इस अपराध के लिए जो अपराध इस व्यक्ति ने किया है, इस अपराध के लिए सजा में परिवर्तन कर दिया जाता है, उसकी प्रकृति को बदल दिया जाता है, सजा को बढ़ा दिया जाता है। तो क्या इस व्यक्ति को ये सजा का भुगतान करना पड़ेगा? नहीं, क्योंकि इन्होंने, जब इनके अपराध का सिद्धिकरण हुआ, इस अपराध
इसका अपराध सिद्ध हुआ उस दिन सजा कितनी थी? 5 वर्ष। तो ये 5 वर्ष की सजा ही इनको मिलेगी। ये कार्योत्तर विधि से एक व्यक्ति का क्या किया जाता है? संरक्षण किया जाता। तो सबसे पहला प्रोविजन आपको 20(1) में क्या रखना है? याद। ठीक है। और इसी कार्योत्तर विधि की बात करें तो एक व्यक्ति को आप जब तक अपराधी नहीं कहेंगे, एक व्यक्ति जब तक अपराधी नहीं है, जब तक उसका अपराध क्या नहीं हो जाता? सिद्ध नहीं हो जाता है। उसका अपराध पहले सिद्ध करना होगा। तो अपराध सिद्ध होगा तभी उनको हम क्या कहेंगे? अपराधी। तब तक उस व्यक्ति को अपराधी नहीं कहेंगे। यानी अपराध सिद्ध होना क्या है? जरूरी है। ये बात भी आपको क्या क्या रखनी है? याद। यानी उस व्यक्ति ने विधि का अतिक्रमण नहीं किया है। विधि का अतिक्रमण तो ये बात भी आपको क्या रखनी है? याद रखनी है। अब चलते हैं आगे। और 20 का प्रोविजन 2 क्या कहता है? दूसरा कौन सा आधार है जिस आधार पर एक अपराधी को क्या दिया जाता है? संरक्षण दिया जाता है। इसको समझने का भी क्या करते हैं? प्रयास करते हैं। पढ़ते हैं आर्टिकल 20 के क्लोज नंबर 2 की। 20 का प्रोविजन नंबर 2 क्या कहता है? 2 में क्या प्रावधान है? इसको लेकर चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। एक जो सबसे पहला जो प्रोविजन है जो एक संरक्षण दे रहा है, और संरक्षण जो है उस संरक्षण के माध्यम से जो प्रोविजन, जो सिद्धांत जो आपके सामने है, वो सिद्धांत कौन सा है? आपके कार्योत्तर विधि का दूसरा है सिद्धांत, जो वो है दोहरी क्षतिपूर्ति का। दूसरा सिद्धांत कौन सा है? दोहरी क्षतिपूर्ति। दोहरी क्षतिपूर्ति का, दोहरी क्षतिपूर्ति का सिद्धांत, या हम कह सकते हैं दोहरी क्षतिपूर्ति से संरक्षण। बीस का क्लोज नंबर 2 जो प्रावधान करता है वो क्या प्रावधान करता है? दोहरी क्षतिपूर्ति से क्या दिया जाता है? एक अपराधी को संरक्षण दिया जाता है। जैसे एक व्यक्ति ने अपराध किया है, एक व्यक्ति ने चोरी की है, इसको भी उदाहरण के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। दोहरी क्षतिपूर्ति से किस प्रकार संरक्षण एक व्यक्ति को दिया जाता है? जैसे कोई ए व्यक्ति है, ए व्यक्ति, और इस ए व्यक्ति ने क्या की? चोरी की है। और इस ए व्यक्ति जिन्होंने चोरी की है, इस चोरी के लिए इस व्यक्ति को 1 वर्ष की क्या दी जाती है? 1 वर्ष की क्या दी जाती है? यानी चोरी की, और चोरी करना क्या है? अपराध है। भारत की दंड संहिता, भारत की न्याय संहिता कहती है अपराध है। और इस अपराध के लिए किसी व्यक्ति को क्या मिली? 1 वर्ष की क्या मिली? सजा मिली। क्योंकि उन्होंने क्या क्या है? अपराध क्या है? चोरी क्या है? अपराध है। क्या है? एक अपराध है। अब 1 वर्ष की सजा के बाद में वह व्यक्ति क्या हो जाता है? रिहा। उस व्यक्ति की सजा क्या हो जाती है? पूरी हो जाती। दीजिए आपको एक एक चीज को समझने का प्रयास करना। ये व्यक्ति जिन्होंने क्या की है? चोरी की है। और चोरी क्या है? अपराध है। इसलिए इनको अपराध के लिए इनको क्या मिली? सजा मिली। और सजा कितनी मिली इनको? 1 वर्ष। और सजा पूरी होने के बाद में वो व्यक्ति क्या हो जाता है? रिहा। अब रिहा होने के बाद में ऐसा नहीं कि जिन्होंने रिपोर्ट इनके खिलाफ लिखवाई, चोरी की रिपोर्ट की, इस व्यक्ति ने मेरे घर में चोरी की है, वह व्यक्ति पुनः जाके उस व्यक्ति की एक और रिपोर्ट लिखवाकर उस व्यक्ति पर पुनः चोरी का क्या लगाता है? आरोप लगाता है। तो ऐसा आप नहीं कर सकते हैं। यानी एक ही अपराध के लिए एक ही बार क्या की जा सकती है? सजा दी जा सकती है। एक ही अपराध के लिए एक बार के लिए ही दंडित किया जा सकता। ऐसा नहीं कि आप रिहा होने के बाद में दूसरी बार उसी अपराध के लिए
सजा, जो अपराध इन्होंने किया है उसी अपराध के लिए सजा। यानी सीधी सी बात है, एक ही अपराध के लिए एक ही सजा उनको दी जाएगी। ऐसा नहीं कि ये जो व्यक्ति हैं आपके, इन्होंने चोरी की, चोरी एक अपराध है, इनके लिए इनको सजा मिली, और सजा कितनी मिली, 1 वर्ष की, और ये रिया हो गया। रिया होके वापिस बाहर आके फिर चोरी करे, तो फिर चोरी करेगा तो उनको अपराध व उनको सजा होगी, और उनको 1 वर्ष की सजा होगी। क्यों होगी? ये उनका दूसरा अपराध है। ऐसा नहीं कि भाई चोरी की उन्होंने, ये तो एक बार मैंने अपराध कर लिया है, अब मैं दूसरी बार चाहे कितनी बार ये अपराध करूं मुझे सजा नहीं मिलेगी, ऐसा नहीं है। जो अपराध उन्होंने किया उसके लिए वह सजा का भुगतान कर चुका है, सजा उन्होंने जो है सजा पूरी हो गई उनकी, रिया होने के बाद में वही अपराध जो उन्होंने किया था वो सेम केस, उस सेम केस में उस व्यक्ति को दूसरी बार सजा नहीं हो सकती है। यदि वह दूसरी बार इस प्रकार का अपराध करेगा तो उस पे जो है उनको एक बार और सजा हो सकती है। तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है, एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार दंडित नहीं किया जा सकता। इस प्रकार का संरक्षण दोहरी जो क्षतिपूर्ति है वो आपको नहीं देनी पड़ेगी। इस प्रकार का संरक्षण आपको दिया जा रहा है, ये दूसरा संरक्षण जो आपातकाल में भी आपके पास। तो क्या इसका सीधा मतलब क्या हो गया? एक ही अपराध के लिए क्या लिखना आपको? एक ही अपराध के लिए, एक ही अपराध के लिए, एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार एक से अधिक बार उसी अपराध हेतु, उसी अपराध हेतु दंडित नहीं किया जा सकता, दंडित। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको ध्यान रखना कि जो अपराध, जो उन्होंने अपराध किया है उसी अपराध के लिए उनको एक बार सजा मिल गई है, और एक बार सजा मिलने के बाद में दूसरी बार उस व्यक्ति को उसी अपराध के लिए आप दंडित नहीं कर सकते हैं। यानी सीधा सा संरक्षण जो 20(2) के माध्यम से है वो भी आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है। तो ये 20 का क्लोज नंबर 2 जो दूसरे प्रकार का संरक्षण व्यक्ति को दे रहा है, और दूसरा संरक्षण किस प्रकार का है, दोहरी क्षतिपूर्ति का सिद्धांत जो है वो ये कह रहा है। पहला क्या है, कार्योत्तर विधि से संरक्षण दिया जा रहा है, और दूसरा है दोहरी क्षतिपूर्ति के माध्यम से वो क्या दिया जा रहा है, संरक्षण दिया जा रहा। तो ये दूसरा बिंदु भी आपको क्या रखना है, याद रखना। अब 20(3) जो एक अपराधी को किस प्रकार से संरक्षण देता है, 20(3) में क्या प्रावधान है इसको समझने का भी प्रयास। 20(3) इसका क्लोज नंबर 3, ये तीसरा संरक्षण क्या है एक अपराधी के, ठीक है। 20(3) कहता है अभिशंसन, अभिशंसन से संरक्षण, अभिशंसन। अभिशंसन का क्या तात्पर्य है यहां पे? एक व्यक्ति ने अपराध, एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया, अभी तक यह सिद्ध नहीं हुआ कि उस व्यक्ति ने अपराध किया या नहीं किया। ऐसा नहीं कि पूछताछ के दौरान पुलिस कस्टडी में उससे मारपीट करवा के, उससे मारपीट करके या उससे जबरन मौखिक या लिखित, उनको जबरन मौखिक या लिखित उसके अपराध का कबूलनामा बनाया जाए, इस प्रकार आप नहीं कर सकते हैं। यानी आप खुद के खिलाफ जो है गवाही नहीं दिलवा सकते हैं जबरन, चाहे वह गवाही लिखित हो या चाहे वह गवाही मौखिक हो। ये तीसरा जो है अभिशंसन से उस अपराधी को क्या दिया जा रहा है, संरक्षण दिया जा रहा। यदि आपने इस प्रकार का कार्य किया है, उसको जबरन, उस प्रकार के भी बहुत सारे केस हैं, तो जबरन आपने उस व्यक्ति से अपराध का कबूलनामा करवाया है, उस व्यक्ति को कहा कि उस व्यक्ति पे फोर्स किया जाता है कि ये लिखित रूप में हमें दे
कि अपराध, इस अपराध का भागीदार मैं हूं, यह अपराध मैंने किया है। तो इस प्रकार का यदि हुआ तो न्यायालय वहां पे उनको क्या लगाता है, डांट लगाता है, जो पुलिस प्रशासन इस प्रकार के कार्य करता है। तो आपको यह भी ध्यान रखना कि अभिशंसन के द्वारा भी आपको क्या दिया जा रहा है, संरक्षण दिया जा रहा है। और ये 20 का तीसरा क्लोज है, ये 20 में तीसरा संरक्षण एक व्यक्ति को दिया जा रहा है। तो सबसे पहला संरक्षण कौन सा है, आपके कार्योत्तर विधि से संरक्षण दिया जा रहा है इस 20(1) में। 20(2) में दोहरी क्षतिपूर्ति से आपको संरक्षण दिया जा रहा है। और 20(3) जो अभिशंसन से आपको क्या दे रहा है, संरक्षण दे रहा है। और अभिशंसन से एक अपराधी को क्या संरक्षण देता है, खुद के खिलाफ, खुद के खिलाफ, खुद के खिलाफ गवाही, स्वयं के खिलाफ गवाही देने पर क्या लगाया जाता है, प्रतिबंध। चाहे वह गवाही कैसी हो, लिखित या चाहे वह गवाही कैसी हो। तो ये तीसरा संरक्षण जो अभिशंसन से किसी व्यक्ति को क्या दिया जाता है, संरक्षण दिया जाता है। तो इस आर्टिकल 20 में सामान्य से 3 बातें आपको ध्यान रखनी है। 20(1) कहता है किसी भी व्यक्ति को तब तक अपराधी नहीं कहेंगे जब तक उनका अपराध क्या नहीं हो जाता, सिद्ध। और उस अपराधी को सजा कब, उस अपराधी को सजा किस प्रकार दी जाएगी, जिस समय उन्होंने अपराध किया, उनके अपराध की जो सजा मिली है उस समय क्या कानून था, उस विधि थी, उसके अनुसार उनको क्या दी जाएगी, सजा दी जाएगी। 20(2) जो प्रावधान करता है वो ये प्रावधान करता है, 20(2) कहता है कि किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए दूसरी बार दंडित नहीं किया जा सकता। ये 20(2) क्या करता है, संवैधानिक प्रावधान करता है। और 20(3) कहता है खुद के खिलाफ गवाही आप नहीं दिलवा सकते हैं, खुद के खिलाफ आप जो है साक्ष्य या खुद के खिलाफ सबूत आप नहीं दिलवा सकते हैं जबरन उस व्यक्ति से, चाहे वह सबूत कैसे हो, लिखित हो या वह सबूत कैसे हो, मौखिक हो। तो खुद के खिलाफ, स्वयं के खिलाफ गवाही से क्या है, निषेध है, निषेध। या क्या इनको दिया जाता है, संरक्षण दिया जाता है। इस प्रकार के तीनों प्रोविजन जो आर्टिकल 20 के संदर्भ में है, 3 प्रकार के संरक्षण जो आर्टिकल 20 के संदर्भ में, एक छोटे से सेशन के माध्यम से, एक छोटी सी क्लास के माध्यम से इन तीनों प्रोविजनों को समझने का प्रयास किया। कल एक नए आर्टिकल के साथ, जो कल वाला आर्टिकल बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला आपके लिए, जिस प्रकार आर्टिकल 19 था, 21 के संदर्भ में विस्तार से चर्चा करेंगे। और आज के इस सेशन को यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद। पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते।